राजव्यवस्था एवं प्रशासन के आधारित ग्रंथ एक कालजयी रचना अर्थशास्त्र के रचनाकार के लिए प्रतिष्ठित संबोधनों की बहुलता रही है, जिनमें तीन विशेष रूप से लोकप्रिय कहें या उल्लेखनीय कहें वे हैं आचार्य विष्णुगुप्त, चाणक्य एवं कौटिल्य। कौटिल्य जिनकी जिस शब्द की एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि जिन्होंने कूटनीति और जिसके लिए एक बेटर शब्द है राजनय डिप्लोमेसी के आधारों को सृजित किया। भारत ही नहीं, विश्व के महान राजनीतिक चिंतक आचार्य कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र की डिस्कवरी के पूर्व भारत के बारे में ये कहा जाता था कि भारत की आध्यात्मिक चिंतन की परंपरा विरासत भले ही अत्यंत समृद्ध रही हो, लेकिन भौतिक या राजनीतिक दृष्टि से या इस चिंतन के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय चिंतन की परंपरा यहाँ दृष्टिगत नहीं होती। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि शोषक, विभेदकारी, नस्ल भेदी, बर्बर आरोपित औपनिवेशिक सत्ता ने अपने औचित्य को एस्टेब्लिश करने के पर्पज से कभी व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी तो कभी भारत के अतीत को उपलब्धियों से शून्य दिखाने में अपने इंटेलेक्ट को बर्बाद किया। इस क्रम में इनके औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों ने इनके ब्रेन को इतना डल कर दिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो भारतीय अतीत का या भारतीय गौरवमय अतीत की गौरवमयी उपलब्धियों का एक उत्कृष्ट है को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की एक कॉलोनी डिक्लेयर किया। इनके रीजन का बेसलेसनेस इस तथ्य से पुष्ट होता है कि हड़प्पन सभ्यता जिसे मेट्रोपॉलिटन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कॉलोनी कहा गया, वो उस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से हर आयाम में एडवांस थी, उनसे कहीं आगे थी। 1905 कॉमन ईरा तंजौर के एक पंडित ने प्रोफेसर आर समाशास्त्री को अर्थशास्त्र की एक मैन्युस्क्रिप्ट सौंपी, जिसे समाशास्त्री ने संपादित कर पब्लिश करवाया, जिसे अनेक विचारकों ने अनुवादित एवं पुनर्व्यवस्थित कर प्रकाशित करवाया। स्क्रिप्चर ऑन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन अर्थशास्त्र के क्षेत्र को प्रोफेसर आर.एस. शर्मा एवं रोमिला थापर ने मगध के क्षेत्र को जो मौर्यन एवं गुप्त साम्राज्य का एपिसेंटर रहा है, माइटी मगध लैंड के नाम से इतिहास के पृष्ठों में प्रतिष्ठित रहा है, उसे इसका लोकेल डिसाइड किया है। अर्थशास्त्र में समाज को मुख्यतः आर्य अनार्य में बांटा गया है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अनार्य शब्द का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अर्थात जो एथनिक, लिंगुअल एवं सांस्कृतिक दृष्टि से आर्य सदृश हो, जो आर्य सदृश नहीं हो, उन्हें अनार्य कहा गया। जिस शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं हो, उससे जिन्हें संबोधित किया गया उनकी डिग्निटी को या तो इग्नोर किया गया या उन्हें डिग्निटी की डेफिनेशन में इंक्लूड करने के योग्य ही नहीं समझा गया। आर्यन सामाजिक संरचना में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र थे। आर्य सामाजिक संरचना में स्ट्रेटिफिकेशन, स्त्रीकरण, पदानुक्रम, हिरार्की,
ब्राह्मणिक दृष्टि का प्रतिबिंबन है, जहाँ ब्राह्मणों को सर्वोच्च एवं श्रेष्ठ माना गया। वहीं क्षत्रिय भूमि राज्य की सीमाओं के रक्षक डिफेंडर कहे गए, लेकिन राज्य की सेना में शामिल होने में कोई वर्ण आधारित विभेद नहीं था। इस तरह का उल्लेख 12th सेंचुरी की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति कल्हण की राजतरंगिणी में भी मिलता है, जो संभवतः मौर्यन सैन्य शक्ति की इनविंसिबिलिटी अजेयता का आधार रहा होगा, क्योंकि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इंक्लूजन, सोशल सॉलिडेरिटी, कोहेशन ये स्टेट को फिनिक्स बना देते हैं, जिसका एग्जाम्पल आज हमारी आर्म्ड फोर्सेस है। वैसे मुख्यतः व्यापारी थे। पूर्व की व्यवस्था से डिपार्चर का पॉइंट यही दृष्टिगत होता है कि जहाँ ऋग्वैदिक काल में वो कृषि कार्य में संलग्न थे, वहीं अब वे व्यापार वाणिज्य में लगे, जो व्यापार वाणिज्य की उन्नत अवस्था विकास को प्रतिबिंबित करता है। अनार्यों में चांडाल जो अस्पृश्य थे, पुलिंद, सावर्च, सौपाक आदि थे। अर्थतंत्र में मुख्यतः कृषि, पशुपालन एवं व्यापार वाणिज्य समाहित थे। इन्हें वार्ता कहा गया। साथ ही खनन, मत्स्य विनिर्माण का भी कार्य हो रहा था। युद्धक अर्थव्यवस्था वॉर इकोनॉमी काफी विकसित थी। वाई क्योंकि अर्थशास्त्र में या अर्थशास्त्र को विजिगीष स्वराज्य की संकल्पना पर सेंट्रिक रखकर लिखा गया है। मौद्रिक अर्थतंत्र जिसमें प्रण, पण, काकनेय, मास्क आदि मुद्राएं थी। सेना द्वारा कृषि को क्षति नहीं पहुंचाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक कि सेना युद्ध भूमि में लड़ती थी और किसान कृषि कार्य में निश्चिंत होकर संलग्न रहते थे। यहाँ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लेड डिफेंस इनविंसिबिलिटी का एक अनुकरणीय उदाहरण दृष्टिगत होता है, अर्थात जय जवान जय किसान जैसी कोई प्रगतिशील संकल्पना रही होगी। राजनीतिक आयाम, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्योरी ऑफ द स्टेट, जिसमें स्वामी, किंग, अमात्य, काउंसिलर, जनपद या राष्ट्र, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र को समाहित किया गया है। किंग के बारे में अर्थशास्त्र में अपेक्षा की गई है कि वह शारीरिक, मानसिक, आत्मिक एवं बौद्धिक गुण से युक्त हो, प्रजा के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन में प्रतिबद्ध हो। अमात्य के कंटेक्स्ट में कहा गया है कि राजा एवं अमात्य गाड़ी के 2 पहिए हैं जो एक दूसरे के बिना बेकार है। अगर इसे हम हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के कंटेक्स्ट में देखें तो हमने जो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट किया है, उसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच सहयोग को देख सकते हैं, या गवर्नेंस के तीनों अंगों के बीच जो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एक्सपेक्टेड है, उस कंटेक्स्ट में भी इसे देखा जा सकता है। जनपद या राष्ट्र प्रशासन की एक इकाई है। जनपद की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। दुर्ग अर्थात फोर्टिफाइड सिटी या टाउन, अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों की विवेचना की गई है, जिसका पर्पज स्टेट का डिफेंस
रहा होगा। कोष अर्थशास्त्र का कहना है कि एक शक्तिशाली कोष ही एक सुदृढ़ सेना को आधार दे सकता है। अगर इसे हम वर्तमान कंटेक्स्ट में देखें तो चाइना की सी एंड लैंड ग्रैब की जो इंपीरियल स्ट्रेटजी है उसको काउंटर करने में इंडिया को चाइना की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी या इकोनॉमिक ग्रोथ की बराबरी करनी होगी, जिसकी की है कि हम फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फ्रंट पर संभव हो तो उनसे कई कदम आगे रहें। दंड अर्थशास्त्र में दैहिक, कायिक एवं आर्थिक दंड की विवेचना है। दंड में वर्ण की विभेदकारी दृष्टि भी परिलक्षित होती है। मित्र राज्य की उन्नति के लिए एवं विपत्ति के समय सहायता के लिए मित्र की आवश्यकता होती है। इस कंटेक्स्ट में इंडिया की सागरी इनिशिएटिव को देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में इन अंगों को एक क्रम में व्यवस्थित किया है, जिनका पदानुक्रम के अनुरूप इंपोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। उदाहरण के लिए दंड को छठे स्थान पर रखने का निहितार्थ यही है कि राज्य की संकल्पना में, स्पेसिफिकली अर्थशास्त्र की संकल्पना में, कोर्सन का महत्व तुलनात्मक रूप से कम रहा होगा। वहीं लेजिटिमेसी, लोक स्वीकृति का भाव ज्यादा दृष्टिगत होता है। कौटिल्य के राजतंत्र में राजधर्म पर विशेष बल दिया गया है। राजधर्म राजा के द्वारा अपनी प्रजा के प्रति दायित्वों के निर्वहन को प्रतिबद्धता पूर्वक धारण करना। उदाहरण है प्रजा सुखे सुखे राज्य, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख, उसकी प्रसन्नता निहित है। वर्तमान कंटेक्स्ट में प्रशासन में नैतिकता एवं प्रशासकीय नैतिकता का इसे आधार कहा जा सकता है। इसके साथ ही कौटिल्य की राजा के लिए चेतावनी कि जो राजा अपनी प्रजा के कल्याण की उपेक्षा करता है वह अपनी प्रजा के कोप का शिकार होता है, उसका सामना करता है या शत्रु के षड्यंत्रों का शिकार होता है। राजा प्रजा की योगक्षेम अर्थात लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर ख्याल रखे, अपनी प्रजा के साथ सतत संवाद कायम रखे। वर्ष 2022-23 के बजट, जिसके ऐतिहासिक कंटेक्स्ट या कहें कि अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठों से जो इंस्पिरेशन ली गई है, उसकी थीम योगक्षेम ही थी। राजा से अपेक्षित है कि वह निरंकुशता के बजाय पितृतुल्य शासन की भावना से अभिप्रेरित होकर प्रजा हित में स्वयं को समर्पित करते। इन अपेक्षाओं के साकारीकरण के उदाहरण अकाल के समय प्रजा हित में राज्य के लोक हितकारी कार्यों का प्रमाण हमें मौर्य युगीन सहगोरा एवं महास्थान के अभिलेखीय साक्ष्यों में स्पष्ट होता है। सौराष्ट्र के क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण एवं पुनर्निर्माण की प्रतिबद्धता लोकहित परोपकार को ही परिलक्षित करने वाले कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं। सम्राट अशोक की यह पितृतुल्य उद्घोषणा कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, जिनके इह लौकिक एवं पारलौकिक कल्याण के प्रति मैं हर समय रत रहता हूँ। सच कहें तो यह पुराण प्रकृति यानी पहले से चली आ रही परंपराओं का नेक्स्ट स्टेज था। कौटिल्य के राजमंडल सिद्धांत में विजिगीषु राजा को केंद्र में रखकर इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटर स्टेट रिलेशंस को
कंसेप्चुलाइज किया गया है, जिसमें 12 राजाओं का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य ने जहां घरेलू संदर्भ में सप्तांग सिद्धांत इंट्रोड्यूस किया, वहीं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राजमंडल की संकल्पना प्रस्तुत की। उल्लेखनीय है कि कौटिल्य के वैदेशिक संबंधों का आधार प्रैग्मेटिज्म है, जहां राज्य की कैपेसिटीज को प्रोपेगेट कर राज्य के डिफेंस को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, न कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की वेल विशेष पर निर्भरता बढ़ाकर। इस कंटेक्स्ट में अगर हम वर्तमान में चाइना की इंपीरियल सी एंड लैंड ग्रेबिंग स्ट्रेटजी को देखें, दूसरी ओर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की एक्टिविटीज को देखें, तो भारत को अपनी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को इन्हांस कर अपने सर्विलांस इंटेलिजेंस कैपेसिटीज को स्ट्रेंथन कर अपने एडवर्सरीज को न्यूट्रलाइज करने के अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा, न कि यूनाइटेड नेशंस या अन्य किसी इंस्टीट्यूशन की वेल विशेस पर डिपेंड होकर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर पाएंगे। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि राज्य के कल्याण को विदेश नीति के साथ जोड़कर देखा गया है, जिसे वर्तमान के घरेलू एवं बाह्य संबंधों के एक इंटरफेस के रूप में देखा जा सकता है। चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना, जिसकी पुष्टि बुद्धिस्ट लिटरेचर की चक्रवितो धमिको धर्मराज से भी होती है। यहाँ चक्रवर्ती सम्राट को हिमालय से समुद्र पर्यंत भूमि के स्वामी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात इस अर्थशास्त्र में भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक कॉन्क्रीट स्वरूप और राष्ट्रवाद का प्रोटोफॉर्म, या यूं कहें कि प्रोटोफॉर्म ऑफ नेशनलिज्म यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। अर्थशास्त्र द मोस्ट क्लासिकल treatise on statecraft and administration, creation of India's great mind, enlightened soul, आचार्य कौटिल्य। इसमें 15 अधिकरण, 150 सबचैप्टर्स एंड 180 प्रकरण हैं। इसमें ज्ञान की 4 परंपराओं यथा आन्वीक्षिकी, योग एवं दर्शन, त्रयी, 4 वर्ण, 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, वार्ता, आजीविका एवं दंड नीति का उल्लेख किया गया है। यथार्थवादी दृष्टि से राज्य की सुरक्षा एवं शक्ति में अभिवृद्धि के लिए इन्होंने 6 नीतियों यथा संधि, 2 स्टेट्स के बीच रिलेशंस को स्टेब्लिश करना, और विग्रह, इसका एग्जाम्पल हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा कभी एक्सिस ऑफ एविल कहकर अपने एडवर्सरीज की बुराई को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित करना, यान अटैक, वॉर अगेंस्ट टेरर, सर्जिकल स्ट्राइक्स, आसन, ये अलायंस का एक फीचर है, जिसमें एक सुपर पावर जो कुछ डिक्लेयर कर दिया उसका असिस्टेंट उसी में हाँ में हाँ मिला देते हैं। संश्रय यानी द्वैध भाव तथा इसको रियलाइज करने के 4 उपाय बताए गए हैं। साम, इसे हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में परसुएशन के रूप में समझ सकते हैं। सेकंड, दाम, यूएस के कंटेक्स्ट में डॉलर डिप्लोमेसी है। इंडिया के कंटेक्स्ट में इसे कहें तो फर्स्ट रिस्पोंडर इन एनी क्राइसिस। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के समय इंडिया ने जिस क्रिटिकल सिचुएशन में उसे इकोनॉमिक एड दी, वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है।
टर्की के अर्थक्वेक के समय यहाँ से जिस तरह से एनडीआरएफ और उसके साथ एक स्किल्ड फोर्सेस के सोल्जर्स पहुंचे, वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। एवं दंड, सर्जिकल स्ट्राइक्स, भेद, सर्विलांस एंड इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एडवर्सरी को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी। यहाँ ये तथ्य और भी उल्लेखनीय है कि कौटिल्य ने दंड को प्रथम नहीं अंतिम स्थान पर रखा है। लास्ट में हम एक बात बताने की कोशिश करेंगे कि 2022-23 का जो बजट था उसका जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था, या यूँ कहें कि हमारे जो ग्लोरियस पास्ट से जो इंस्पिरेशन ली गई थी वो थी योगक्षेम, अर्थात पब्लिक वेलफेयर को इंश्योर करना। वहीं उसकी जो प्रेजेंट की प्रायोरिटीज़ थी वो प्रायोरिटीज़ थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सीलरेटेड वे में आगे बढ़ाकर नेशन की कॉन्क्रीट कैपेसिटी बिल्डिंग को इंश्योर करना, उसे एक्सीलरेट करना, जिसका पर्पस था कि जियो इकोनॉमी का जिस ढंग से इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है उस इम्पोर्टेंस के कंटेक्स्ट में नेशन कमिटी ऑफ नेशंस में भारत को एक प्रतिष्ठित स्थान सुनिश्चित करना। अर्थशास्त्र का इम्पोर्टेंस हम इस कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि इसमें जिस प्रेगमेटिज्म को अडॉप्ट किया गया है, उस प्रेगमेटिज्म का मतलब है कि जो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें जो प्रैक्टिकल वायबल ऑप्शंस हैं उन्हें अडॉप्ट कर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंश्योर करें, नहीं कि एक आइडियल की आड़ में हम अपने इंटरेस्ट को आघातित करें। यहाँ इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने आइडियल्स को त्याग दें, उन्हें छोड़ दें। आइडियल्स का अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है एक नेशन का एग्जिस्टेंस। अगर नेशन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो आइडियल्स क्या है, क्या उनका इम्पोर्टेंस है। जिस तरह अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजस्व राज्य रूपी रथ का अश्व है, राजकोष की सुदृढ़ता या फिस्कल प्रूडेंस उसकी सुदृढ़ता वो ही हमारे एक सुदृढ़ सैन्य ढांचे का आधार हो सकती है। हमारी सोशल सॉलिडेरिटी, इंक्लूजन, कोहेशन हमारे नेशन को एक फिनिक्स बना सकता है। हो सकता है एडवर्सरीज हमें आघातित करने का प्रयास करें, लेकिन हमारी सोशल सॉलिडेरिटी हर उस आघात से उभरने में सक्षम होगी।